आज के समय में जब महिलाओं को बराबर का हर जगह अवसर मिल रहा है तो उस अवसर का वो बिल्कुल समुचित प्रयोग करें। लेकिन साथ ही साथ जो एक स्त्री होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो कहीं कहीं आज़ादी की जो एक धुन सवार हुई है उसमें वो उपेक्षित हो रही है। तो मेरा ये थोड़ा सा आग्रह है महिलाओं से कि आज़ाद हम ज़रूर हों, लेकिन जो ख़ास जिम्मेदारी जो स्त्रियों की है, जो जैसे एक माँ के रूप में है, चाहे जो हम मानते हैं कि स्त्री एक सेवा का रूप है, वो रूप उनका छिन्न भिन्न ना हो जाए। पायल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कार्यक्रम का नाम मेरा कार्य ही मेरी पहचान है और ये पहचान अभी हम बैठे हुए हैं कंकड़बाग में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रश्मि पाठक जो कि शिक्षिका हैं डीएवी स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर की। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बता सकूं। मैम आप शिक्षिका के अलावा जी आप साहित्यिक लाइन में भी हैं और कविता भी करती हैं जी। तो ये कैसे जागरूकता आपके पास हुई? इसके पीछे अगर मैं जाऊं तो मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि शायद जो कहते हैं कि एक अंदर से ही होता है वो थी। क्योंकि जब मैं क्लास 5वीं और 6ठी में पढ़ती थी तब साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसे जो बहुत ही उच्च स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाएं थीं, इनको मैं पढ़ा करती थी और मेरे घर का परिवेश भी ऐसा था और मेरी माँ भी इस चीज़ों को पढ़ती थी। और शायद वह उसी समय मैंने बहुत सारी लेखिकाओं की कहानी, अच्छी अच्छी उम्दा लेखक लेखिकाओं की कहानियों को पढ़ा और वो शायद अनजाने में ही मेरे शब्द भंडार को बढ़ा गया और मेरी अभिरुचि भी थी। और कविता के प्रति अभिरुचि से मुझे याद आता कि मेरी मम्मी बताया करती थी कि जब मैं 2 या 2.5 साल की थी और उस वक्त शायद कभी मैं बीमार पड़ी और इंजेक्शन देने के लिए कंपाउंडर आया, तो उस समय मैंने उसको रोकने के लिए जो बातों को जो बोला वो एक छंद में मैंने बोला। तो ये लगता है मेरी मम्मी ने शायद उसी समय पहचान लिया था कि मेरे अंदर वो प्रतिभा है, तो शायद वो थी। और लेकिन तब तक कुछ ऐसा नहीं लगता था कि मुझे इस क्षेत्र में करना है। और छात्रा के रूप में मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो है वो हमेशा फर्स्ट आने के लिए जानी जाती थी, लेकिन मेरा मिला जुला रहता था। तो मुझे कभी नहीं लगा कि शायद मैं कैरियर, और उस समय ऐसा था भी नहीं कि महिलाओं के लिए कैरियर प्रधान है। पहले ही प्रधान था उसकी घरेलू जीवन, उसका शादी और विवाह होता था और सेकेंडरी उसकी शिक्षा होती थी। लेकिन हाँ, पढ़ने के प्रति मेरी अभी रुचि थी और जो महिलाएँ करती थी उनके प्रति मैं बहुत अच्छी दृष्टि से देखती थी और मुझे अच्छी भी लगती थी। और फिर मैंने 10 किया और जैसा कि था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मुझे विज्ञान विषय लेना, क्योंकि मेरे लिए एक खास कॉलेज में पढ़ना ज़रूरी था और उस कॉलेज में उस बार लड़कियों को लेना इस शर्त पर कहा गया था कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई हुई जहाँ मेरे पिता चूँकि प्रशासनिक अधिकारी थे तो उस समय उनकी पोस्टिंग वहीं थी, तो वहाँ MS कॉलेज था जो कोएड था, वहाँ की पढ़ाई अच्छी थी। उस कॉलेज में पढ़ने के लिए मुझे साइंस लेना पड़ा अचानक। कौन सी कॉलेज में? मुंशी सिंह कॉलेज कहते हैं उसे। अच्छा। हाँ, वहाँ का काफ़ी वो पुराना कॉलेज है, तो उसमें पढ़ा मैंने। लेकिन फिर उसका ग्रेजुएशन में मैं फिर इसमें आर्ट्स फैकल्टी में आ गई और चूँकि हिंदी के अंक मेरे बराबर बहुत अच्छे आते थे तो स्वतः मैंने उस विषय को लिया। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उसी में इतना ज़्यादा अंक आया कि मैंने प्रतिष्ठा भी, फिर हिंदी प्रतिष्ठा मैंने वही बिहार यूनिवर्सिटी, मतलब विषय चेंज कर ली, साइंस से हिंदी पे आ गई। हाँ, लेकिन क्योंकि हिंदी में मैं मेहनत करूँ या ना करूँ मेरे अंक अच्छे आते थे, तो ये रहा। उसके बाद फिर मैंने स्नातकोत्तर भी उसी विषय से किया और इसी दौरान मैंने पत्रकारिता का, चूँकि मुझे लगता था कि साहित्य का अगर कोई उपयोगी है, और शायद उस समय उम्र कम थी तो लगता था कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए मैं कुछ कर पाऊँगी, तो उधर मुझे मेरा आकर्षण था या जो भी हो, परिपक्वता नहीं थी, तो इसलिए मैंने किया। हालांकि मेरे परिवार का ये नहीं था कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह खतरनाक क्षेत्र है। कब की बात है ये बात 88-89 की है। फिर इस बीच मेरी शादी हो गई और शादी मेरी सफल नहीं रही, उसका इस कारण काफ़ी तनाव भी रहा। तो फिर रास्ते जो हैं कुछ परिस्थितियां बदली और फिर बदलने के बाद फिर मैंने यही DAV, पहले तो मैं अपने आसपास के ही किसी स्कूल में पढ़ा रही थी और इसी बीच में DAV का साक्षात्कार मैंने दिया। यहाँ भी मेरा जो हिंदी शिक्षिका के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। और यहाँ भी मुझे याद है कि मेरी पहली प्राचार्या जो थी वो स्कूल का एक की पत्रिका निकलती थी होप, उसमें मैंने एक कविता लिखी और तब मैम ने मुझे कहा कि आप जो लिखती हैं ना, इसका एक कॉपी आप अपने पास रखिए।
और फिर इसी तरीके से चलता चलता तो रहा। ये ज्वाइनिंग आपकी ट्रांसपोर्ट नगर में हुई? नहीं, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी पाटलिपुत्रा डीएवी 1995 में। जी जी। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं 17 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद 2012 में मेरा स्थानांतरण यहाँ डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल में हुआ। और थोड़ा बहुत लिखती थी, उसका सोशल मीडिया का समय आया तो एक हिंदी साहित्य करके ग्रुप था, वहाँ भी मैं कुछ कुछ जो होता था मैं लिख दिया करती थी, तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अगर जो कहा जाए कि लेखन का जो प्रकाशन का जो है, इसको मैं कोरोना को, ऐसे तो कोरोना बहुत ख़राब था, लेकिन मैं अगर अपनी साहित्यिक उपलब्धियों को देखूं तो मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इस दौरान आना जाना बंद हो गया। और एक पाटलिपुत्रा में ही मेरे साथ सहकर्मी थी रंजू सिन्हा, जो सत्यदेव अस्थाना दूरदर्शन के निदेशक थे, उनकी वो बेटी थी और उनके घर का साहित्यिक माहौल था। उन्होंने अवकाश प्राप्त करने के बाद 2 ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप से मुझे जोड़ा, और उस ग्रुप से जुड़ने के बाद एक साहित्यिक मंच मिल गया और वहाँ पर ये काव्य गोष्ठियाँ होने लगी और फिर मुझे वहाँ का उन दोनों ग्रुप का चीफ एडिटर बनाया गया। और फिर इस तरह से एक साहित्यिक मंच मिलते मिलते हम लोग साहित्यकारों से हम लोग का आना जाना हुआ, मतलब एक कम्युनिकेशन में मिलना तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम लोग का होता रहा। और फिर सब वहाँ से पब्लिशर और इन लोगों का की तरफ से आया मुझे, और फिर उसके बाद ये 22 में मेरी पहली किताब जो है वो मैं दिखाना चाहूँगी, वो रेशमी सफ़र पब्लिश हुई, जो सागर दहलवी दिल्ली से हैं, उन्होंने मुझे कहा। और ये एक साझा काव्य जो है ये मेरी पहली थी, ये रेशमी सफ़र। हाँ, रेशमी सफ़र। और यही से मतलब रेशमी सफ़र से मेरे प्रकाशन का सफ़र जो है वो एक तरह से शुरू हुआ। यानी कोरोना काल सबों के लिए दुख काल था, लेकिन आपके लिए एक तरह से साहित्यिक अभिव्यक्तियों के लिए जरूर ये मैं कहूँगी कि एक मौका मिला मुझे। और उसके बाद फिर उसी से जुड़कर 8 मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, और अब कुछ कहाँ मतलब अब गद्य लेखन में भी 2 किताबें भी प्रकाशनाधीन है और ये हो रही हैं। और अवकाश कैसे संभव है जब इधर एक तरफ शिक्षिका भी पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में यहाँ पे ये? हाँ, ये सही बात है। अक्सर होता था कि आप जाते हैं, जैसे कि काव्य के बारे में कहा भी गया कि एक भावनाओं का एक बहाव आता है और फिर वो शब्दों में प्रस्फुटित हो जाता है, होता भी था। लेकिन अब क्या है, कभी मैं ऑटो से जा रही हूँ या उसी समय आया, लेकिन अब लिख तो नहीं सकती, तो जब तक जाती थी वो सारा समाप्त हो जाता था। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इन जो ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है कि ये लोग मुझे कहते थे कि ये ओकेजन होने वाला है और आपको कविता लिखनी है और ये करनी है, तो ये जो मेरे ऊपर आ जाता था तो मतलब दबाव कहिए या प्रेरणा कहिए, मैं लिखने लगी। और इस बीच में मैंने कुछ यात्रा वृत्तांत भी लिखे, लेकिन जो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन शायद अवकाश प्राप्त करने के बाद मैं इसे पूरा करूं और फिर शायद हो सकता है इनका प्रकाशन हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी होता है, यदि मैं फ्लाइट में होती हूँ तो वहाँ पर जो मैं खिड़कियों से देखती हूँ बादलों का दृश्य, तो अपने आप मैं इतना कुछ, और मोबाइल तो एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए, टाइप करना शुरू कर देती हूँ और अच्छा खासा उसमें लिख लेती हूँ। लेकिन वही फिर वही जॉब का ये वो जो जॉब की टेंशन हो जाती। कहा जाता है साहित्यिक और कवित्री जो होती है अकेलापन में बहुत कुछ रचना करती हैं, लेकिन आपके साथ तो ग्रुप भी मिला, इसके कारण भी। हाँ, इस कारण से हुआ। और ये 23 में मेरी सबसे ज़्यादा करीब 6 किताबें जो है साझा काव्य प्रकाशित हुई हैं, और आगे तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अपना भी करूँगी। कुछ रचनाएं जो आप बनाई हैं कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ ठीक है, मैं इसमें सुनाना चाहूँगी। एक ये मेरी कविता है जो मेरी पहली किताब में हुई थी। बॉल थे ना, डायरेक्ट ले रहे हैं, पूरा कट नहीं किए थे। हाँ। चलिए रॉन्ग। जी करता है कभी सब कुछ उड़ेल डालूं, अपने जीवन कलश से वो व्यथा, चोट, प्यार, संवेदनाएं, फूल और सब कांटे सागर की तरह लौटा दूं, सब पीड़ाएं, वेदनाएं, संयोग, वियोग, मान, अपमान, कुछ प्रतीक्षा की घड़ियाँ, उपेक्षाएं, अपेक्षाएं, जो दिए गए समाज के गहरे रिश्तों ने, सभी कड़वी कहानी कह दूं, जो देखा, सुना, भोगा, गुना, पर रिश्तों के टूटने का भय, अपनों के रूठ जाने का भय, धीरे धीरे बंधती जीवन की लय बांध कर रोक जाती है, मुझे मौन में सब कुछ पी जाने का सबक दे जाती है। जी करता है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये रचनाएं बनाई हैं। और मैं
आपको कुछ इस तरह की घटनाएं जो कि आपकी याद में मतलब ये बना रही हैं और वो बहुत वाहवाही हुआ हो? अ, हाँ, जैसे ये मैंने कहा कि कोरोना काल में अनुपम साहित्य से भी मैं जुड़ी और उसमें मेरी काफ़ी, तो मैंने एक कहानी उसमें लिखा 5 वो धारावाहिक था, वो 5 कड़ियों में वो मेरा संभव था, तो उसमें मुझे बहुत ही प्रशंसा मिली थी। तो उसका और मुझे मैंने देखा कि जैसा कि आप जानते हैं जो भी हमारी कहानियाँ या साहित्य होता है हमारे आसपास से के परिवेश से ही होती है। बस हम उसका अंत करने में या कुछ करने में जो हम चाहते हैं हम उसमें कर देते हैं, तो उसे बहुत पसंद किया गया था। तो उसमें चूँकि मैंने उसका जो अंत दिखाया वो बहुत ही सकारात्मक दिखाया और एक नई तरह का दिखाया था, तो उसे बहुत लोगों ने सराहा था। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं रश्मि पाठक जी से, जो एक शिक्षिका, एक महिला हैं और महिला होते हुए भी कई तरह के कार्य, पढ़ाई के अलावा ये साहित्यिक दुनिया में भी काम कर रही हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, कई तरह की वर्क ये कर रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैम के द्वारा कितनी बुक छपी है, जिसमें प्रेम का बंधन, काव्य लोग, बारिश की बूंदें, लाल गुलाब, काव्य दर्पण, इस तरह की कई बुकें हैं। अभी सावन के झूले मैं देख रहा हूँ, ये बुक भी है और इसी पे चर्चा करते हैं कि सावन के झूले में इन्होंने क्या किया है, कौन सी कविता लिखी है, कैसे लिखी है, इसके बारे में। मैम, ये बुक हम देख रहे हैं सावन के झूले, तो सावन के झूले में आप किस तरह का लिखी है? तो सावन के झूले चूँकि इसी समय में था, ऐसे तो सावन में ज़्यादातर हो, लेकिन मैंने जो सावन में एक इस बार दृश्य देखा, ये मेट्रो के कारण काफ़ी शहर में बदलाव आया है और यहाँ कंकड़बाग में भी झुग्गी झोपड़ियाँ जिसमें गरीब तबके के लोग रहते हैं और ख़ुद मेरे यहाँ जो काम वाली है वो भी इसी में रहती है। तो एक दिन जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि बारिश, काफ़ी उमस था और बारिश की बूंदें पड़ रही थी, लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस झुग्गी झोपड़ी पर, क्योंकि ठीक उसके एक दिन पहले बुलडोज़र आया था और बुलडोज़र ने आकर उन सारी झोपड़ियों को एकदम से गिरा दिया था और वो जो उसमें अपना घर को समेट के रखते थे वो घर गिरा हुआ था, कुछ टूटा हुआ था। तो दृश्य देख के मुझे, मेरा मन बड़ा अजीब सा हुआ और मैंने उस पर एक कविता लिखी। तो मैं उस कविता को थोड़ा सुनाना चाहूँगी। गरीबों का सावन। मलिन बस्ती में कैसा होगा सावन, कितने खुश थे झुग्गी झोपड़ी वासी, राम लला का अच्छत था जो पाया, उनकी झोपड़ी में ही आएंगे राम, पर क्या ऐसा हो पाया। वोट मांगने सब नेता जब आए तो, पर राम कहाँ उस द्वार पे आए। वोट देकर उन्हें सरकार बनाया, पर हाय कैसा यह दिन आया। आकाश में घनघोर घटा जब छाया, तब उस बस्ती में बुलडोजर आया, सारे छोटे घर झोपड़ी को गिराया। मेट्रो से स्मार्ट सिटी की विकास की योजना को इस कदर दिखाया। तपती जलती गर्मी झेलते, ऑटो चलाते, नशीली दवा बेचते, आसपास के फ्लैट में घरेलू काम निपटाते, डोमिनोज के बाहर गुब्बारे बेचते, पल भर में बेघर हो आदमी सड़क के हो गए। चिलचिलाती धूप से जूझते लोग खुश थे बारिश की बूंदाबांदी से, चिलचिलाती धूप से जूझते लोग खुश थे बारिश की बूंदाबांदी से, पर तेज बारिश के साथ उनके घर पर चल गया बुलडोज़र। भीगते पानी में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान कहाँ जाएं, हैरान परेशान। अब की बार खूब आया ये सावन, अब की बार ये खूब आया सावन, जाएं कहाँ बेघर बच्चे जवान, खूब हुआ यह जनता का शासन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैम मार्मिक भी हैं, ये देख लीजिए। ये आप बरसात के दिनों में लोग एंजॉय करते हैं और बरसात के दिनों में जब झुग्गी झोपड़ी किसी की उड़ जाती है तो उस पर इन्होंने लिखा गरीबों का सावन कैसा होता है, कहाँ वो उठते हैं जब उनकी झोपड़ियाँ तोड़ी जाती है सरकार के द्वारा, तो कहाँ उठते हैं, कैसे बैठते हैं, सब व्यथा ये किए। रिपोर्टर और कवित्री में बहुत खास अंतर नहीं होता है। रिपोर्टर भी जहाँ जाता है एक स्टोरी देखता है और वो स्टोरी बन जाता है, उसी तरह से आप लोग भी कहीं भी कुछ देखकर वो भाव की बात हो रही है। मैम मैम आप हमसे ये बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि और भी आप रचनाएं करेंगी आगे। अगर महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के समय में जब महिलाओं को बराबर का हर जगह अवसर मिल रहा है तो उस अवसर का वो बिल्कुल समुचित प्रयोग करें।
लेकिन साथ ही साथ जो एक स्त्री होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो कहीं कहीं आज़ादी की जो एक धुन सवार हुई है उसमें वो उपेक्षित हो रही है। तो मेरा ये थोड़ा सा आग्रह है महिलाओं से कि आज़ाद हम ज़रूर हों, लेकिन जो खास जिम्मेदारी जो स्त्रियों की है, जो जैसे एक माँ के रूप में है, चाहे जो हम मानते हैं कि स्त्री एक सेवा का रूप है, वो रूप उनका छिन्न भिन्न ना हो जाए। आज़ादी के साथ साथ अगर उस रूप को वो कायम रखें तो हमारा समाज निश्चित ही एक बहुत उत्कृष्ट समाज होगा। नहीं तो फिर हम वही पाश्चात्य देशों की तरह आज़ादी के धुन में आगे बढ़ते हुए जो छिन्न भिन्न हो जाएंगे और हमारा समाज, जो हमारे समाज की विशेषता है, वो कहीं गुम ना हो जाए। तो यही मेरा आग्रह है। और बच्चियों से भी मेरा आग्रह है कि अपने जो उन्हें ये अवसर मिला है आगे बढ़ने का, पढ़ने लिखने का, इस अवसर का वो अच्छा सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग नहीं करें। तो देखा है एक महिलाओं के लिए कितनी अच्छी संदेश मैम ने दी है। और इन्हीं बातों को अब समाप्त करते हुए अब हम यहाँ पर अब आपसे विदा लेते हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।